सो हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सभी के। यू आर वाचिंग द एडुकेश चैनल। सो आज की वीडियो डेडिकेटेड है आपकी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। ये है उसका पार्ट 2 और इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा ये बहुत हेल्पफुल है। आप अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हो या फिर आपने डिप्लोमा करना है पहले आप वो वाली वीडियो देखो। और इसमें मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में ले जाऊँगा। आप ये भी पहले देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये मैंने उसका सेकेंड पार्ट बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिप्लोमा पार्ट 2 आप देख सकते हो और यहाँ पे मैं अपना पर्सपेक्टिव जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, बेसिकली प्रोस्पेक्टस होता क्या है। डिप्लोमा और डिग्री जब भी आप कोई भी कॉलेज में आओगे तो आपको एक तरीके से एक पेपर दिया जाता है। इसके आप एक मैगजीन बोल सकते हो, जिसमें आपका पूरा प्रॉपर लिखा होता है कि आपका कौन कौन से कोर्सेज होंगे, क्या क्या आपका कितने ईयर लगेगा, कितना टाइम लगेगा एंड ऑल। यहाँ पे मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये जो कॉलेज है ये है पंजाब PSBTE करके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी फुल फॉर्म इसकी द पंजाब स्टेट बोर्ड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चंडीगढ़, ठीक है। ये नॉर्थ साइड का इंडिया में काफ़ी अच्छा मतलब एक तरीके से एक अच्छा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं। इसमें काफ़ी और भी कॉलेजेस आते हैं, सिर्फ CCET नहीं आता, इसमें बहुत सारे और भी आते हैं। जो PSBTE है वो हमारा डिप्लोमा को करता है केटर, और जो CCET है जो डिग्री विंग है, ठीक है, वो हमारा PU के अंदर आता है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के है, ठीक है। ये थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। अब पंजाब यूनिवर्सिटी एक अलग संस्था है, वैसे ही PSBTE है वो एक अलग संस्था है, जिसके अंदर हमारा डिप्लोमा विंग आता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज के बारे में एक डिटेल बता दिया गया। डिप्लोमा लेवल ऑफ कोर्सेज होते हैं और फार्मेसी कोर्सेज होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, आपने अगर 10th करा है तो 10th के बेसिस पे आपको एक तरीके से बताएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हो। वैसे ही अगर आपने 12th करा है और आपने 12th में बायो ले रखी है, आप उसमें भी एक तरीके से फार्मास्यूटिकल बंदे जो होते हैं, जो फार्मा में जाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ब्रांचेस आप देख सकते हो जिनकी हम बात करेंगे। आज हम डेडिकेटेडली आर्किटेक्चर, जो कि हमारा मेन कोर्स ही है, उसके बारे में हम उस कोर के बारे में आज हम बात करेंगे। बाकी अगर आप कोई और ट्रेड से हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अगली वीडियो में कुछ उसके रिलेटेड बताना होगा तो मैं बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है यहाँ पे, और आर्किटेक्चरशिप से लेकर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड ऑल आप पूरा देख पा रहे हो। ये 3 ईयर कोर्स है। बाकी 4 ईयर कोर्स के अंदर क्या आता है, मैकेनिकल कोर्स आता है, और ये टूल एंड डाई वाला है। मैकेनिकल में टूल एंड डाई, और एक और जो हमारा सिंपल जो मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो आता है। ये वाला जो 4 ईयर वाला है, मैंने इतने बंदे देखे नहीं 4 ईयर वाले, बट हाँ अगर आप में से कोई है तो बताना ज़रूर। और ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़े बंदे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि पार्ट टाइम डिप्लोमा भी होता है, पार्ट टाइम वाले शायद से ये करते हैं। एंड 2 ईयर डिप्लोमा भी है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल ने बताया कि अगर आपने 12th करी है तो आपको 1 ईयर का एडवांटेज दिया जाता है, तो आप 3 साल के बदले 2 साल में आप फार्मा करके निकल जाते हो डिप्लोमा से। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिप्लोमा के लिए क्या लिख रहा है कि आपने 10th में जो है एटलीस्ट आपने 10th करी होनी चाहिए आपने। एंड काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपको मतलब एक तरीके से मतलब फॉर एग्जांपल आप एक टेक्निकल कोर्स आपने करा होना चाहिए। इसकी 10th करी है आपने, तो 10th भी नॉन मेडिकल से करी होनी चाहिए, मेडिकल से नहीं करी होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने मेडिकल से करी है आपके लिए एक अलग दरवाज़ा खुलेगा। ये चीज़ है यहाँ पे डिप्लोमा में आप देख सकते हो। बाकी अगर आपने 10+2 करा है, बाई चांस किसी बच्चे ने 12th करके फिर डिप्लोमा कर रहा है, वैसे बहुत रेयर चांस होता है ये, क्योंकि अगर जिस बच्चे ने 10+2 करके जो वापस डिप्लोमा कर रहा है, पहली बात तो उसकी सेकेंड ईयर में एंट्री होगी अगर उसने नॉन मेडिकल करा है। बट अगर उसने कोई ऐसा कोर्स जैसे कि आर्ट्स कर लिया है, अगर आर्ट्स में उसने 12th कर लिया है, तो वो सीधा फर्स्ट ईयर में एंटर करेगा डिप्लोमा के। ये काफ़ी बड़ा पाथ हो जाता है, और इसमें एज काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बंदे को लगानी पड़ती है अपनी, ठीक है। एज भी बहुत मैटर करती है एक तरीके से डिप्लोमा के टाइम पे। फिर आगे हम बात करते हो तो यहाँ पे मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, ये सब, ये 2-3 चीज़ इसमें ऐसी लिखी हुई है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हम अगर बात करें तो आगे यहाँ पे आप ये देख सकते हो डिप्लोमा एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन 10+2। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये अगर आपने नहीं करा तो आप नहीं बैठ पाओगे। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिख रखा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। आपके ये जो हैं ये इनके सबके मार्क्स देखे जाएंगे। आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उनका ग्रैंड टोटल करके 50% से अबव होना चाहिए। ये वहाँ पे सारा अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। आप जब एडमिशन लोगे डिप्लोमा में, आप उस टाइम पे कौन सा
क्या आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन, डिटेल मार्कशीट जो कि हमारी डीएमसी होती है वो, फिर हमारा जो हमारा एक तरीके से हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं वो होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट कई बार एक ही उसमें होता है, सो इतना कंफ्यूज मत होना, अपने टीचर्स से पूछ लेना तो आपको पता लग जाएगा। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपका आधार कार्ड एंड ऑल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल जो पहाड़ से रहते हैं सो उनका डोमिसाइल बनता है, हिल सर्टिफिकेट बनता है काफ़ियों का, सो वो आप चेकआउट कर सकते हो, वो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ क्लेम अंडर रिजर्व कैटेगरी, सो SC ST अगर आप कोई ऐसे कैटेगरी से हो, बिलोंग करते हो, तो आपको उसका पर्टिकुलर उस ईयर का आपको बनाना पड़ेगा करंट, तो करंट का सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे करंट लिखा नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, आप करंट का सर्टिफिकेट बना के चलोगे तो एक सिक्योरिटी आपके ऊपर रहेगी, नहीं तो क्या पता वहाँ पे कोई ना कोई बहाना मार के आपको पीछे कर दें, सो वो चीज़ भी रहती है। सो इनकम सर्टिफिकेट हो गया ये, अगर आप एक तरीके से आपके पेरेंट्स या फिर आप PWD कैटेगरी से आते हो, ठीक है ना, PWD या फिर आप EWS जो कैटेगरी होती है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, सो PWD के लिए तो अलग सर्टिफिकेट बनता है, वैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए इनकम के सर्टिफिकेट्स बनते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स और इनकी इनकम दे रखी होती है, जिससे आपकी फीस जो होती है वो अपने आप कम हो जाती है, तो वो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे लगेंगे, वो आप सबको पता है अपने अनुसार। फिर आते हैं PM केयर सेंटर, तो ये अपने अपने अलग अलग नए नए सर्टिफिकेट्स अपने आप ही आते रहते हैं, गर्ल चाइल्ड का भी एक सर्टिफिकेट आता है, ऐसी अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सर्टिफिकेट्स हमारे अलाउड है। सो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, सो आप ये चेक कर सकते हो, अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग करा है और अगर आपके 60-70% से अबव होंगे तो आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे कि मेरे टाइम पे मैंने 80 अबव लाया था। सो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बताऊँ तो ये लीड का है, तो ये लीड वाला नहीं था। सो डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर आप देख सकते हो 90 एंड अबव। सो अगर आपके 90% अबव मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल आप 10th एंड 12th से आ रहे हो, सो 10th 12th में अगर आपके 90% से अबव है, सो यहाँ पे जो मैं अपनी वाली कैटेगरी की बात करता हूँ वो अलग है, यहाँ पे है 10th एंड 12th की, ठीक है। सो 10th एंड 12th में आप देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप 90% से आपके नंबर है, सो आपकी स्कॉलरशिप 100% माफ होगी, 100%। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें आपने टीचर से डिस्कस करनी है, आप अगर भूल गए तो हर कोई भूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आगे बढ़ जाते हैं। सो जो मिनिमम हमारा अमाउंट होता है, कितना हमारा अमाउंट होता है वो आपका बहुत कम होता है। वैसे फीस स्ट्रक्चर जैसे कि इसमें 550 लिखा है, इतना नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 2500 से 3000 के बीच में हमारा फीस आ जाती है, 1300 के आसपास भी होती है, मतलब फ्लक्चुएट करती है। हमारा 1000 मतलब 1900 से लेकर ऐसी फ्लक्चुएट करती है 2000 तक, ऐसी फ्लक्चुएट करती रहती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है कई बार कम। सो मतलब ये है आपके 4000 से ऊपर नहीं लगेंगे, और आपके 2000 और 4000 के बीच में आपका अमाउंट रहेगा फी स्ट्रक्चर, ठीक है। सर्टिफिकेट्स बिफोर ज्वाइनिंग डिप्लोमा, तो क्या क्या सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आप देख सकते हो कोई कोई ना सर्टिफिकेट्स के बिल्कुल हमारे सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आपको फॉर्मेट याद रखना, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक पेपर में बना दिया। कई बार मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया हम पेपर में बना दे फॉर्मेट, तो भाई ये प्लीज़ मत करना अपने, बिल्कुल मतलब एक तरीके से ये इररेलेवेंट है और टीचर्स इसको बिल्कुल मतलब मना कर देंगे, ठीक है आपको। तो प्लीज़ फॉर्म्स जितने भी हैं उनको डाउनलोड करो, अगर नहीं समझ आता तो टीचर से बात करो एंड उनसे फॉर्म लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत बच्चे मिस कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट सेमेस्टर, अब देखो हमारा 3 साल का जो डिप्लोमा है उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। सो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के बारे में बता रहा हूँ। तो आर्किटेक्चर अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है, सो वो क्या क्या पढ़ेगा उस 3 साल के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ईयर के अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे मतलब पर ईयर के हिसाब से हमारे 6 सेमेस्टर्स हुए टोटल। तो हम पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दिखेगा, आपको बेसिक जो आप पढ़ के, मतलब आपने जब 11th में एडमिशन लिया होगा और 10th में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको सेम चीज़ें दिख रही होंगी। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको इंग्लिश भी दिख रहा है, और यहाँ पे बस ये चीज़ें हैं। देखो आपके पास ना एक नए शब्द इंट्रोड्यूस होंगे, जिसकी अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड का मतलब क्या होता है, तो अप्लाइड का मतलब एक तरीके से केमिस्ट्री वो वाली जो 11th एंड 12th में, बट उतनी ही नहीं जितनी आपको 11th एंड 12th में पढ़ाते हैं। तो ये एक तरीके से अप्लाइड मतलब वो एक चेंज करा जाता है किताब को, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपकी थोड़ी सी सिलेबस में चेंज हो जाते हैं, जिससे इतना टफ नहीं होता जितना 11th एंड 12th के होते हैं। बट हाँ, आपकी केमिस्ट्री जैसे कि नॉन बायो, ठीक है, ये सारी मतलब एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसमें आएगी। फिजिक्स के अंदर भी सारे लॉज एंड सारे मतलब जितने भी लॉज होते हैं, ओम्स लॉ, ये सब जितने भी होते हैं वो सारे। उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर हमारा
जितने भी मतलब एक तरीके से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हो गया, ये सारा चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको पूरी की पूरी, ऐसी बात नहीं होगा। बट हाँ, एक स्टैंडर्ड जो था हमारा 11th एंड 12th का, उतना नहीं, उसके हाफ का स्टैंडर्ड यहाँ पे हमारा डिप्लोमा में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, देख सकते हो, आर्किटेक्चर ड्राइंग इन फर्स्ट, फ्री हैंड स्केचिंग एंड मॉडल मेकिंग। सो मॉडल मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि आप अभी सीखते हो, एक तरीके से आप इंट्रोड्यूस हो जाते हो अपने आर्किटेक्चर स्किल से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना काटा पीटी एक तरीके से सीखनी पड़ेगी, आपको कट कैसे पेस्ट करते हैं, कैसे कट करते हैं। अगर आप अच्छे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आपको यहाँ पे सिखा दिया जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और टीचर्स बोलते हैं कि मेरे लिए बना दो, कई बार ऐसा भी होता है, तो टीचर्स के लिए भी बनाना ज़रूर, क्योंकि देखो हमेशा ना ये चीज़ आ ना कि कुछ भी करोगे ना, उसका हमेशा कोई ना आगे आगे फ़ायदा होता ही है। ठीक है, काम करो और फल की चिंता मत करो, जो बोलते हैं वो करो। एंड फ्री हैंड स्केचिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं मानता हूँ भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है अगर आपने डिप्लोमा करना है। अभी मैं जेई मेंस की बात नहीं कर रहा, जेई एडवांस मतलब जो जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया और नाटा हो गया, ये इनकी बात मैं किसी की कर नहीं रहा हूँ। बट जैसे कि जो बच्चे फ्री हैंड स्केचिंग में मतलब एक तरीके से हाथ अच्छा कर लेते हैं, उनका बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट आ जाता है आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, सो अपना इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंग भाई बना लेना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप नंबर्स के देख सकते हो कि क्या चीज़ कितना नंबर स्कोर रख रही है, तो ये पर्टिकुलरली एक कॉलेज के अंदर का हमारा ड्यूरेशन एंड वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। सो ये हर कॉलेज के अंदर डिफरेंट होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी आप सेम चीज़ देख रहे हो, बट यहाँ पे हर चीज़ के आगे 2 लग गया है, और यहाँ पे हमारी चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं किया हुई हैं, वो आपको एक बार बता देता हूँ मैं। सो यहाँ पे हमारा बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो BIT करके एक हमारा नया सब्जेक्ट होता है। सो भाई ये बहुत मतलब एक तरीके से बस इसको करना है, चेपना है, बस ये वाला सब्जेक्ट है जो कि मैंने अपने टाइम पे करा था। आर्किटेक्चर डिजाइन ड्राइंग आएगी, इंट्रोड्यूस होगी, जो कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, और इससे पहले आएगी, इससे पहले वाले में आर्किटेक्चर ड्राइंग इंट्रोड्यूस हुई थी। हाँ, सो भाई ये जो आर्किटेक्चर आप ड्राइंग देख रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। सो इसमें जैसे कि प्लान एलिवेशन आप अभी तक सामने से देखते थे, और प्लान एलिवेशन काफ़ियों को नहीं पता होगा क्या है क्या नहीं है, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। सो फॉर एग्जांपल आपके हाथ पे, मेरे हाथ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कवर है। सो इस कवर की अगर मैं एक ड्राइंग बनाऊँ, सो इसकी ड्राइंग क्या बनेगी? सो इसकी ड्राइंग बनेगी, अगर मैं इसका प्लान अगर मैं इसे ऊपर से देखूँ तो इसका ऊपर का पार्ट ये रहेगा, एंड इसकी साइड लेफ्ट साइड व्यू ये रहेगा, राइट साइड व्यू ये रहेगा। ठीक है, रेयर साइड व्यू ये रहेगा और फ्रंट साइड व्यू ये रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब आप एक कार लोगे या फिर कार के उस पर और ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, सो अब मैं क्या समझा सकता हूँ आपको एक चीज़ और, कि जैसे कि कई बच्चों को अभी भी समझ नहीं आएगा कि यार ये क्या बात हो गई। ठीक है, क्या बात हो गई, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। सो एक अडेप्टर के थ्रू आपको एक बार समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अडेप्टर है, ये रहा। ठीक है, तो ये अडेप्टर है हमारे पास। सो अडेप्टर का जो फ्रंट फेस है, ठीक है, जो प्लग इन होता है, सो इसको हम फ्रंट एलिवेशन मान लेते हैं, इसको बैक मान लेते हैं, इसको टॉप मान लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू। सो आपने देखा होगा कई बार जब कोई भी एक तरीके से मतलब एक तरीके से ऑटोमोबाइल में अपने स्केचेस देखे होंगे, सो ये वो बहुत अलग अलग साइड व्यू, लेफ्ट एंड साइड व्यू, ये सब बने होते हैं। सो पुराने ज़माने से जब लियोनार्डो दा विंची, बहुत पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, जब लियोनार्डो दा विंची ये सब स्टार्ट कर दिया था उन्होंने ड्राइंग, तो आप उनकी भी ड्राइंग देख सकते हो, वो भी प्लान एलिवेशन इनमें वर्क करते थे, पार्ट्स बनाते थे प्लेन्स के। ठीक है, सो आर्किटेक्चर ड्राइंग एक अच्छा सब्जेक्ट है, वो आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से पढ़ाएं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हुए हमें दिखता है यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि भाई यहाँ पे आर्किटेक्चर ड्राइंग का सेकंड पार्ट आ जाएगा, जिसमें थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर एक अच्छा सब्जेक्ट आने इंट्रोड्यूस हो रहा है। सो अगर तुम्हें हिस्ट्री नहीं समझ आती, नहीं पढ़ रहे, बहुत बच्चे होते हैं जो कि हिस्ट्री उनको समझ भी नहीं आती। सो भाई मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ आपको, आप इंटरेस्ट कैसे बनाओगे? तो इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको उसकी पर्टिकुलरली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर आप वीडियोस नहीं देखोगे कुछ समझ नहीं आने वाला आपको। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे हिस्ट्री इसी अकॉर्डिंग समझ आती है, जब तक मैं वीडियोस नहीं देखता मुझे हिस्ट्री समझ नहीं आती। ठीक है, सेम एज वेल, सेम फंडा ही है, बट मैं हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ और मैं उसके 5-6 घंटे आराम से ब्राउज कर सकता हूँ हिस्ट्री को, मेरे अंदर ये क्षमता है। सो वो अपनी क्षमता बनानी पड़ती है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन हमारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस हो गया है। सो आर्किटेक्चर डिज़ाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा आर्किटेक्चर के अंदर, जो कि हमारा डिप्लोमा में स्टार्ट हो रहा है, वो भी सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो धीरे धीरे करके आपका क्या है,
आपको एक अडेप्ट करा जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। आपकी जो चीज़ें हैं मैथमेटिक्स एंड ये इनको पीछे धकेला जा रहा है और आपकी डिज़ाइन वाली थिंकिंग एबिलिटीज़ जितनी भी हैं वो आपको लाई जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर आपको सीखने को मिलेगा प्लान्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। अभी जो हम ड्राइंग के अंदर और डिज़ाइन के अंदर फ़र्क क्या है, तो भाई ड्राइंग इज़ अ टेक्निकल पार्ट जिसमें हम ये बता रहे होते हैं कि इसका प्लान क्या है, इसका एलिवेशन क्या है। हम एक ऑब्जेक्ट का प्लान एलिवेशन बता रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट पेपर में आता है और आपको इसका प्लान एलिवेशन ये सब बनाना है। पर जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बोला जाता है कि एक अडेप्टर बनाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा जैसे कि बोलेंगे कि डिज़ाइन अडेप्टर, ठीक है, और इतने इतने वोट का, एंड उसके अकॉर्डिंग आप उसे डिज़ाइन करोगे। तो आप ये डब्बा तो बनाने नहीं वाले, आप उसमें कर्वीलिनियर अपने अकॉर्डिंग अपने क्रिएटिवनेस को लेके आओगे। कोई बैट के शेप का बनाएगा, कोई रैट के शेप का बनाएगा, कोई ऐसे अलग अलग शेप्स के, कोई अपने ऑरा के अकॉर्डिंग इसको घोस्ट टाइप का बनाएगा, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग के रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिज़ाइन इसकी बात करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ अगर मैं बात करूँ, एक घड़ी से लेकर, अगर हम एक घड़ी की बात भी करते हैं से लेकर हम एक ईयरबड्स की बात कर ले, किसी की भी छोटी छोटी चीज़, हर चीज़ डिज़ाइन के बेसिस पे है। और उसी को ही अगर हम सम अप कर दें, जब हम उसको एक तरीके से आगे के उसमें ले जाते हैं, तो वो ड्राइंग के आस्पेक्ट में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अगली बार मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थर्ड सेमेस्टर देख सकते हो। थर्ड सेमेस्टर के अंदर बिल्डिंग मटेरियल, यहाँ पे आप बहुत बड़ा एक चेंज दे सकते हो। जब आप सेकंड ईयर में होगे तो आपको एक बड़ा जंप मिलेगा। तो आपको अचानक से बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग सर्विसेज, ये 3B से स्टार्ट होने वाली चीज़ें आपको स्टार्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या क्या है इनके ऊपर एक एक बार ही नज़र डाल देते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल क्या है, बिल्डिंग मटेरियल के नाम से आपको समझ आ गया होगा, जितना भी हमारा मटेरियल इस बिल्डिंग में लगा हुआ है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। तो पेंट से लेकर रेता, बजरी जितनी भी होती है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, वैसे अगर इंग्लिश में बात करें और टेक्निकल टर्म्स में बात करें, सो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट जिन्हें बोलते हैं, और फाइन एग्रीगेट को हम रेता बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट को हम बजरी बोलते हैं, जो हम पत्थर करते हैं जिन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए हो, टेक्निकल टर्म्स थोड़ी बहुत हो गई हैं हमारी। सीमेंट हो गया, आरसीसी हो गया, जितने भी हमारे लिंटल ये सब डलते हैं, तो इनके अंदर क्या क्या पार्ट डलते हैं वो हमारा मटेरियल के अंदर आता है, ठीक है। एक घर जब खड़ा होता है, वो डिज़ाइन बनाने वाला एक, देखो जब एक घर खड़ा होता है तो एक आर्किटेक्ट के दिमाग में डिज़ाइन आता है, वो जब उसे बनाता है तो वो बनाता है ड्राइंग के एस्पेक्ट में। बिल्डिंग वो बनाता है आर्किटेक्चर ड्राइंग के एस्पेक्ट में, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये सब। फिर उसके अंदर जब वो बनाना स्टार्ट करता है उसे, सो वो बिल्डिंग मटेरियल के एस्पेक्ट में बनाना स्टार्ट करता है कि इसमें बजरी लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। अब आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है, जब आप एक बिल्डिंग का ड्राइंग बना रहे हो, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो, आप साथ ही साथ उसकी कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो। आप सोचोगे कि यहाँ पे इतना, अब आप सोचोगे कि इतना सरिया लगना है, इतनी जगह पे इतना सरिया लगना है, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना ये सब कुछ होना चाहिए, फाउंडेशन होनी चाहिए, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप यहाँ पे समझोगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। सीढ़ी से लेकर, स्टेयरकेस से लेकर, हमारा विंडोज से लेकर, आप डोर से लेकर, जितना भी आप पार्ट देख रहे हो घर के अंदर, एक एक पार्ट जो भी लगे होते हैं, डोर, विंडोज, जितनी भी ओपनिंग होती हैं, तो यहाँ पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर यही पढ़ोगे। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर मैं बता दिया मटेरियल, ठीक है। बिल्डिंग सर्विसेज क्या है, अब देखो आपका एक शरीर है, वैसे ही हमारी एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के अंदर, अब जिसकी शरीर के अंदर हमारी नसें हैं, तो नसें जो है हमारी वेन्स है, जो कि हमारे खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। तो एक बिल्डिंग के अंदर जो उसकी वेन्स होती हैं वो होती है पाइप्स, वायरिंग्स। सो ये जितनी पाइप्स एंड वायरिंग्स होती हैं ये हमारी बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर आती हैं। पाइप्स एंड वायरिंग्स ही सिर्फ एक बिल्डिंग सर्विसेज का पार्ट नहीं है, उसके अलावा भी हमारी जितने भी हमारा फायर डिपार्टमेंट, जितना भी हमारा फायर का सिस्टम होता है वो भी आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आप धीरे धीरे करके आप समझने लग जाओगे। फिर आता है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। यहाँ पे एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत बच्चों को इसके बारे में बहुत टफ लगता है। सो मैं यहाँ पे एक मिथ ब्रेक कर देता हूँ। अगर आप इसे अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, और अगर आपके कोई भाई भी हैं, अगर आप उनसे पढ़ सकते हो तो और भी बढ़िया है। और टीचर्स भाई इसकी प्लीज़ सब क्लासेस मिस मत करना, जो कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में बता रहा हूँ। इससे बहुत बच्चों की सप्ली आती है। सो इसके अंदर मतलब एक तरीके से थोड़ा मैथ्स का पार्ट आ जाता है, और डिप्लोमा के बच्चे काफ़ी ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स नहीं आता, सो इसके चक्कर में फंस जाते हैं। फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर होता क्या है, सो आपको जितना भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि इतना सरिया डलना है, ये डलना है, तो ये सरिया पता कहाँ चलेगा कि कितना डलना है, कितने उनके बास डलेंगे, कहाँ से पता लगेगा, वो पता लगेगा हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स से, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि इतना लोड लग रहा है, इतने इस बीम पे लग रहा है, फिक्स बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया,
कैंटिलीवर बीम हो गया, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम हो गया, अलग अलग बीम्स होती हैं। तो ये बीम्स के बारे में बताया मैंने। ऐसे ही कॉलम्स भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप्स के कॉलम होते हैं, सर्कुलर, स्क्वायर, ठीक है, ये सारे अलग अलग टाइप के कॉलम्स हैं। ऐसी चैनल्स भी होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे यहाँ पे। IS कोड्स पढ़ोगे आप 4, 5, 6 एंड 900, ठीक है। फिर आते हैं हम आगे। सो आर्किटेक्चर ड्राइंग के अंदर आ गए हम थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में आप थोड़ा और एनहांस पढ़ोगे, हर चीज़ को थोड़ा और अच्छी तरह पढ़ोगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सेकंड। सो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर आप क्या करोगे, देखो आपने जो पहली वाली हिस्ट्री पढ़ी उसके अंदर आप प्री हिस्टोरिक इवेंट्स पढ़ते हो। जब आप देखते हो कि नियोलिथिक और पेलियोलिथिक जो पीरियड होते हैं वो सारे, जैसे कि ब्राउन एज हो गया, आयरन एज हो गया, ये सारे जितने भी एजेस होते हैं आप यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर फर्स्ट में पढ़ते हो। वहीं पे आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सेकंड में आप क्या पढ़ते हो, यहाँ पे आप पढ़ते हो इजिप्शियंस के बारे में, जो कि धीरे धीरे करके इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सारा आगे आगे करके ग्रो हुआ, मेसोपोटामियन, ये सारे जितने भी आर्किटेक्चर पार्ट है वो सारा यहाँ पे आप पढ़ते हो। उसके बाद बात करते हैं हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन सेकंड की। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन सेकंड में क्या होता है, सो आप फर्स्ट जो डिज़ाइन सीखते हो, जो उसमें आप बेसिक छोटी चीज़, एक घर का मतलब एक कमरा बनाना सीखते हो, एक कमरे की साइज़ सीखते हो कि कितने बाय कितने, मान के 9.5 से लेकर 12 इंच के तक हमारी वॉल्स होती हैं, जो कि बताया जाता है फर्स्ट में, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे करके आगे पढ़ते जाओगे तो आपको चेंजेस मिलते जाएंगे, ठीक है। और वही सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 230 जो होती है हमारी वॉल होती है, जो 12 इंच की वॉल होती है वो 230 mm की होती है, और 115 की जो हमारी 9 इंच की वॉल होती है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो ब्रिक साइज है वो हम देखते हैं, और ये हर जगह पे थोड़ा अलग अलग है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पता कहीं अलग, कहीं और जगह पे अलग अलग हो। फिर बात करते हैं स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो एक एनवायरमेंटल करके आपका एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, जहाँ पे आपको कंपलसरी होता है कि एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ना, एंड यहाँ पे आपको इसके बारे में पेपर देना पड़ेगा। सो एक और पार्ट हमारा ऐड हो जा रहा है। सो फिर थर्ड सेमेस्टर हमारा हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, फोर्थ सेमेस्टर पे आ गए हैं। फोर्थ सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी एस्पेक्ट के बारे में। सो जब हम बिल्डिंग के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग सर्विसेज एंड ऑल बेसिक, तो हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि और क्या क्या एस्पेक्ट है। सो बिल्डिंग बनाते टाइम सिर्फ हम यही पता नहीं लगाते कि भाई हम बिल्डिंग में रह रहे हैं, ये सब है, पर हम उसका क्लाइमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट भी पता लगाते हैं। आपने सुना होगा वास्तुशास्त्र, ये सब। सो वास्तुशास्त्र भी एक तरीके का क्लाइमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जिसमें हम वास्तु के अकॉर्डिंग जितना भी हमारा चैनलाइज करते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा है। सो वास्तु ऐसे एक अलग पार्ट है, हम इसको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर नहीं कर सकते, बट मैं एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है इनमें भी, ठीक है। बट हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी है उसमें हमारा सन पाथ, जैसे कि आपका सूरज किधर से निकल रहा है, आपका फ्रंट फेस जो है आपका घर का वो किस तरफ है, और उसके अकॉर्डिंग हम विंडोज़ के साइज ऊपर नीचे करते हैं, ताकि हमारे घर के अंदर ज़्यादा रोशनी भी ना आए और हवा का वेंटिलेशन भी सही बना रहे, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा रोशनी से हीटअप होती है बिल्डिंग, और आपको पता ही होगा सारी चीज़ें। बाकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेकंड। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या पढ़ोगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फर्स्ट से लेकर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे होते हैं। सो पहले सबसे बेसिक में आप पढ़ते हो वुडन पार्ट्स, जितने भी लकड़ी के विंडोज़ बने होते हैं, विंडोज़ ये सब, डोर ये सब। उसके बाद सेकंड के अंदर आप स्टील में पढ़ लेते हो उन्हें, फिर उसमें आगे एल्यूमिनियम में, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ना वो थोड़ा आरसीसी में भी पढ़ते हो आप उन्हें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आगे आगे पढ़ते जाते हो। ये सिर्फ और सिर्फ डोर्स विंडोज़ नहीं बोल रहा, स्टेयर्स भी बोल रहा हूँ। तो स्टेयर्स जैसे कि वुडन होती हैं, वैसे ही आगे आके स्टील पढ़ोगे, वैसे ही आरसीसी की स्टेयरकेस पढ़ोगे। तो ये सारी है, बहुत डिटेल में पार्ट है, किसी दिन बैठ के बातचीत करेंगे इसकी, और अगर आपने अच्छा खासा कमेंट करा तो। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऑटो कैड के बारे में आपको पता लगेगा। ऑटो कैड एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से ही ऑटो कैड, इस जहाँ पे हमारा फोर्थ सेमेस्टर है वहीं से आप ऑटो कैड सीखना स्टार्ट कर दो। स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, स्ट्रक्चरल पहले हमारा मैकेनिक्स था, यहाँ पे हमारा SSD आ चुका है, जिससे हम स्ट्रक्चर सिस्टम एंड डिज़ाइन कह रहे हैं। और यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे एक तरीके की हमारी बुक चेंज हो गई है। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स की एक अलग बुक होती है, स्ट्रक्चर सिस्टम एंड डिज़ाइन की एक अलग बुक होती है। सो बुक्स का डिफरेंस है, बाकी हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारा होता है। अब उसमें हम कहीं कुछ और चीज़ पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे हम रिवेट्स एंड बोल्ट्स पढ़ रहे होते हैं। वहीं पे हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड डिज़ाइन के अंदर हम बीम्स एंड ये पढ़ रहे होते हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस करा था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्किंग ड्राइंग की। तो वर्किंग ड्राइंग के अंदर क्या होता है, वर्किंग ड्राइंग अब क्या चीज़ है भाई। अब आप सोचो कि आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, आप एक फैक्ट्री बना रहे हो बहुत बड़ी, ठीक है। तो आपने क्या करा, उस वर्किंग ड्राइंग, अब वर्किंग ड्राइंग है क्या, ठीक है, बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रहे हो। अब आपको ना टेक्निकल पार्ट है, जो ये जैसे मैं बता रहा था बिल्डिंग सर्विसेज। सो बिल्डिंग सर्विसेज की कहाँ क्या कौन सी वायरिंग लगनी है, कहाँ पे क्या, मान के चलो ये दीवार जो दिख रही है इसके पीछे पाइप हो, और मेरे को पता ही नहीं, मैं मजदूर, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर बता रहा हूँ मैं, वो क्या करेगा, वो छेनी लेगा, फोड़ देगा, ठीक है, वो जहाँ दिखेगा वहाँ फोड़ देगा। पर
उसको अगर ये पता होगा कि कहाँ पे पाइप है, कहाँ पे पाइप निकली हुई है, कहाँ पे वायरिंग है, तो वो उस जगह पे नहीं फोड़ेगा। ठीक है, कई बार आपने इंसिडेंट देख लिए होंगे, घरों में बहुत बार होता है ये कि बंदे क्या करते हैं, कहीं भी हथौड़ा मार देते हैं और वहाँ पे उनको पता लगता है कि भाई यहाँ तो पाइप था, यहाँ तो इतने mm का पाइप था, अब वो भाई वो पूरा पाइप ही चेंज होगा, कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सो इस चीज़ के बारे में आप इसको रिकवर, मतलब वर्किंग ड्राइंग जो है वो एक तरीके से एक ऐसी चीज़ बनाई है, ऐसा मतलब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही एक ऐसा पार्ट बना रखा है, बिल्डिंग सर्विसेज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मिक्सअप, जिसमें हम जो है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है, जब हमारी ड्राइंग्स जाती हैं, जो एंड में हम एक आपको बड़ा एस्पेक्ट में बता रहा हूँ, जब आप एक आर्किटेक्ट बन जाओगे उसके बाद एक आप वर्किंग ड्राइंग की एक अलग शीट बनाओगे, जैसे कि मैं बता रहा था आर्किटेक्चर ड्राइंग की हम अलग शीट बनाते हैं जिसमें हम प्लान एलिवेशन ये सब बताते हैं, वैसे ही हम वर्किंग ड्राइंग्स की अलग शीट बनाते हैं जिसमें जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं ताकि वो कोई गड़बड़ी ना कर दे, ताकि वो एक तरीके से टेक्निकल टर्म्स में अच्छी तरीके से वो बिल्डिंग सर्विसेज कर पाए उस बिल्डिंग की। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग ड्राइंग बनता है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो क्या पता आपके घर की वर्किंग ड्राइंग बनी है कि नहीं बनी है, आप वो पता कर सकते हो, और पता करके प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मैंने अपने घर की वर्किंग ड्राइंग देखी है एंड बहुत अजीब सी है, या फिर इरेलीवेंट बना रखी है, या फिर हमारे आर्किटेक्ट ने बना ही नहीं रखी वर्किंग ड्राइंग। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, प्लीज़ इसे चेक करना। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं हम। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर थर्ड के अंदर क्या आएगा? सो थर्ड के अंदर हम पढ़ते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर इज द बेस्ट, मेरे को तो बहुत बेस्ट लगता है, वॉज द बेस्ट। ठीक है, सो मंदिर के बारे में देखो भाई, इंडिया में बेस्ट चीज़ मेरे को मंदिर ही लगती है। सो वो चीज़ है। बाकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन थर्ड बात कर लेते हैं। सो आर्किटेक्चर डिज़ाइन थर्ड के अंदर हम थोड़ा और बड़े लेवल पे हम प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं डिज़ाइन की, फिर हम आगे चलते हैं। सो आगे चलते हैं हम, यहाँ पे हमें दिखता है कि हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, फिर सर्वेइंग आ जाता है 5th सेमेस्टर में। सर्वेइंग क्या है कि अब देखो, जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं किसी भी जगह, बहुत मतलब ये जो सर्वेइंग है सिर्फ स्टार्टिंग में पढ़ाना चाहिए, वैसे ये बहुत लेट पढ़ा रहे हैं। सो ये सर्वेइंग है क्या? तो सर्वे, जैसे कि आपने सर्वे नाम से अगर आपको पता लग रहा है, तो सर्वे क्या है, एक तरीके का सर्वे कैंप सुना होगा आपने, सर्वे कैंप हो रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है। तो सर्वे क्या होता है, एक लैंड है मान के चलो, तो आप आपने एक ज़मीन खरीदी, आपने उस ज़मीन के ऊपर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उससे पहले आप उस ज़मीन का सर्वे करते हो कि उसमें कितने गड्ढे हैं, क्या उसका सॉइल कैसा टेक्सचर है, ताकि फाउंडेशन, अब मान के चलो बुर्ज खलीफा का अगर वो सर्वे नहीं करते, ठीक है, तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि भाई, मतलब बुर्ज खलीफा का तो चलो पता था उन्हें कि भाई हाँ यहाँ पे पानी है, ये सब है। आपने एग्जांपल देखा होगा लीनिंग टावर ऑफ पीसा का। ठीक है, तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा का क्या सीन था, जब वो बना तो उस टाइम पे जो आर्किटेक्ट्स थे उसके, तो उस टाइम पे तो वैसे उनको हम स्कल्प्टर्स ही बोलते थे, स्कल्प्टर्स ही आगे आके आर्किटेक्ट्स बने। सो जो स्कल्प्टर थे भाई, ये एक साथ बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो उनको ये समझ नहीं आया कि हाँ उन्होंने उनका सर्वे अच्छी तरह नहीं करा, उस जगह का सर्वे अच्छी तरह नहीं करा जिसमें उन्होंने उसका सॉइल का पता ही नहीं लगाया पाए वो। ठीक है, उस टाइम पे हाँ इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, पर हाँ वो पता लगा नहीं पाए। बाकी उसके बाद उसका जब लोड बढ़ गया, उस बिल्डिंग का जब लोड बढ़ा, तो वो अपने आप ही लीन होने लग गई। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो वो कितने डिग्री टिल्ट है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कितने डिग्री टिल्ट है। सो एक लोमी सॉइल की वजह से, वहाँ पे जो क्लेई सॉइल थी उसकी वजह से वो उसकी फाउंडेशन जो है वो वीक हो गई। सो आज की डेट में वो लीनिंग इसीलिए, आज की डेट में वो गिरा क्यों नहीं? आज आप ये पूछोगे कि हाँ वो उस टाइम तक तो था, वो तो गिर रहा था, तो उसे रोका कैसे? सो भाई आते आते जब 19th सेंचुरी आई, तो मतलब 19th सेंचुरी आई, तो उसके बाद उन सभी को पता लगा, गवर्नमेंट्स को पता लगा कि हाँ भाई इसे करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए, तो बचाया उन्होंने फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। ठीक है, और फिर लीनिंग टावर ऑफ पीसा एक तरीके से एक अच्छा खासा पार्ट भी है, तो हम यहीं पे से स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग का सेक्शन थर्ड पार्ट, जो कि मैंने तुम्हें समझा चुका हूँ कि क्या है थर्ड पार्ट में, एल्यूमिनियम। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड, जिसमें हम आगे और सॉफ्टवेयर थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि रेविट हो गए, 3ds मैक्स हो गए। फिर टाउन प्लानिंग आती है। टाउन प्लानिंग एक बड़ा एस्पेक्ट है जिसे हम बस थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, इसे हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते। वर्किंग ड्राइंग के अंदर क्या आता है, वर्किंग ड्राइंग के अंदर हमारा फिर उसमें थोड़ा सा और फायरिंग वाला इलेक्ट्रिकल पार्ट ये सब आ जाता है। बिल्डिंग बाय लॉज क्या है? सो मान के चलो यहाँ पे हम 3 मंजिलें बना सकते हैं, पर यहाँ पे बंदों ने 4 मंजिल बना रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे कितनी क्या बाई लॉज है किस जगह के। फॉर एग्जांपल आपने चंडीगढ़ में 5 मंजिल बना दिए, पर भाई वहाँ तो एप्लीकेबल ही नहीं है वो लॉ। ठीक है, तो आपकी बिल्डिंग अपने आप टूट जाएगी। ठीक है, वो डिमोलिश करने अपने आप आ जाएंगे, आपके पैसे भी जाएंगे, और आप एक तरीके से आस पड़ोसी से सुनोगे भी कि यार क्या दिमाग बंदा था। ठीक है, बिल्डिंग बाय लॉस नहीं पता इसे, तो प्लीज़ पढ़ो से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन फोर्थ की। ठीक है, सो फोर्थ में हमें ये दिख रहा है कि और हम बड़े एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी अब बड़े एस्पेक्ट बोल रहा हूँ, बड़े एस्पेक्ट है क्या?
तो एक बार समझा देता हूँ। छोटे घर से लेकर हम धीरे धीरे करके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे कि छोटा घर हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद हमारा अपार्टमेंट हो गए, बहुत बड़ा एक तरीके से हम एक क्लस्टर बनाते हैं, 2 BHK 1 BHK 3 BHK, और हमारा EWS हाउसिंग भी बनाते हैं। उसके बाद हमारा शॉपिंग मॉल हो गया से लेकर हमारा फार्मास्यूटिकल एक सेंटर हो गया, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम बनाते हैं, ठीक है, आगे आगे जाते जाते। तो ये दिमाग लगता है उसके लिए, ठीक है, डिज़ाइन के लिए। सो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो गए तभी जाके आप आर्किटेक्चर के अंदर अच्छा कुछ कर सकते हो। बाकी 6 सेमेस्टर के अंदर बात करें तो 6 सेमेस्टर के अंदर आता है क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन। सो क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन क्या है भाई? तो जब याद है जब मैंने बोला था बिल्डिंग मटेरियल के अंदर बजरी रेता ये सब लग रहा है, तो जब बजरी रेता ये सब लगता है तो एक कॉन्ट्रैक्टर बैठा होता है जो कि पैसे खाने के लिए भी बैठा होता है। दूसरी चीज़, अगर अच्छा हुआ तो वो पूरी क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन करके देता है आपको, अगर आपने उसे पैसे अच्छे खासे दिए हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपने पैसे उसके मारे होंगे तो वो कहीं ना कहीं गायब कर देगा आपके पैसे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन के अंदर आपको ये पता लगता है कि कितनी क्वांटिटी में हमारा सामान लग रहा है बिल्डिंग के अंदर। सर्वेइंग भी करते हैं हम कि हमारा सर्वे क्या क्या है, सर्वेइंग भी करते हैं। वैल्यूएशन कि हम उस बिल्डिंग की कीमत लगाते हैं। मान के चलो हमने एक फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बिल्डिंग बन गई, ठीक है, मैंने इस बिल्डिंग के अंदर इसकी क्वांटिटी मेरे को पता है कि इतनी क्वांटिटी इसमें लगनी है इस बिल्डिंग में। आपको ये पता होता है कि 50 गज का है, तो 50 गज में अगर मैं 3 फ्लोर खींचूंगा तो मेरे लगभग 50-60 लाख रुपए लगेंगे। तो वो कैसे पता होता है? वो एक क्वांटिटी सर्विंग, वो एक एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है, वो एक एस्टिमेट लगाते हैं कैलकुलेशन का कि हाँ भाई, वैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कहा जाता है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन एक अलग पार्ट है और एस्टिमेशन एक अलग पार्ट है। बट हाँ, क्वांटिटी सर्विंग के अंदर ये भी आता है, जब आप एक अनुमान लगाते हो कि हाँ इसमें 50-60 लाख रुपए लगेंगे, तो आप जब उसका एक कच्चा चिट्ठा बनाते हो ना, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी भी लेते हो कि क्वांटिटी इतनी आएगी, सर्विंग इतना आएगा, वैल्यूएशन इतनी आएगी। फिर आता है इलेक्टिव। तो इलेक्टिव के अंदर इतना कुछ होता नहीं है, मेरे इसमें हुआ नहीं था इतना कुछ। बाकी आ जाता है जेनरिक स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत स्किल बेस्ड बताया जाता है कि जैसे कि मैं अभी आपको खुल के बता रहा हूँ। सो कई बार बच्चे होते हैं जो कि खुल के नहीं बोल पाते, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। सो प्लीज़ बी एक्सट्रोवर्ट, हमेशा अपनी बात को कहने का दम रखो, ठीक है। चाहे जैसे कि मैं बहुत बार गलती कर रहा हूँ, अभी तो हमारे सामने की 2-3 बार गलती कर दी, बट मैं इसे कट नहीं करूँगा क्योंकि आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, और धीरे धीरे करके टाइम के बेसिस पे अपने आप डेवलप हो जाती है वो चीज़ें, बट आपको बोलना पड़ेगा। पोर्टफोलियो एंड मेजर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सो ये एक तरीके से आपके ऊपर बेसिस पे होता है कि आप कौन सा मेजर प्रोजेक्ट लेते हो। आपके आसपास क्या, मान के चलो मैं चंडीगढ़ में था तो मेरे टाइम पे ग्रीन बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट चला था, तो मैंने मेजर प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन बिल्डिंग ले रखा था, तो उसमें काफ़ी अच्छे नंबर मेरे को मिल गए थे। सो ये हमारा मोटा मोटी है। बाकी आप ये देख सकते हो, जो मार्कशीट है ये मेरी मार्कशीट है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे को कितने नंबर में से कितने नंबर मिले हैं। आप ये पूरा टोटल पूरा चेक कर सकते हो, ये मेरी मार्कशीट है। और टोटल मेरे जो स्कोर बने थे वो लगभग 84-85 के आसपास बने थे परसेंटाइल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि ये आपका टोटल मार्कशीट बनता है एंड में। सो दैट्स ऑल गाइस। एंड मेरे को बहुत मज़ा आया बोलने में। आधा घंटा हो चुका है, पूरी वीडियो 8 घंटे की डलेगी है, ठीक है, 34-35 मिनट्स की जितनी भी है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप एंड तक बने हुए हो तो भाई अप्रिशिएट है आप सभी को, क्योंकि भाई लेजिट आप अपने बारे में सोचते हो, बहुत बच्चे नहीं सोच पाते अपने बारे में, ठीक है। अगर आप अपने बारे में सोचते हो और अपने बारे में क्या सोचते हो, आपको आगे क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो, आप क्या चाहिए आपको, सो वो कमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी है और करने की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि मुझे देखो मोटिवेशन चाहिए। 1 महीना हो चुका है मैंने वीडियोस नहीं अपलोड करी। क्यों नहीं अपलोड करी? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। देखो, जो ज़रूरतमंद होता है ना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक तरीके से पता होना चाहिए। अब मान के चलो मैं 3rd ईयर में हूँ, मुझे जहाँ ज़रूरत होती है मैं वहाँ बोलता हूँ, ठीक है। तो एक ज़रूरत जैसे होती है ना, उसको पता होता है कि हाँ भाई मुझे कहाँ बोलना है। अगर आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि मेरे पास डायरेक्ट मैसेज करते हैं, DM करते हैं मुझे, और मुझे मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हें ज़रूरत है, उनको अपनी इंपॉर्टेंस पता है कि हाँ भाई मैं अगर इनसे पूछूंगा मेरे को ये गाइडेंस मिलेगी और मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, ठीक है। और इन्होंने भी कुछ अच्छा करा है, इसीलिए यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई कोई ऐसे बैठ के ज्ञान नहीं दे सकता, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड दैट्स फॉर ऑल गाइस, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय। एंड आई होप आप सभी को वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। डिप्लोमा वाले बच्चे प्लीज़ यार अपना फ्यूचर अच्छा और सिक्योर करो, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, प्लीज़ करो। इसके डिप्लोमा के बाद जो भी आप डिप्लोमा कर रहे हो उसके बाद डिग्री ज़रूर करो।
अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो जैसे तैसे करके, क्योंकि देखो आप 1-2 साल जितना भी करोगे जॉब कोई फ़ायदा नहीं होगा, जोमेटो ही करने वाले लग जाओगे। मैंने अपने सामने बंदे देखे हैं जो कि जोमेटो पे लग गए डिप्लोमा करने के बाद। तो भाई प्लीज़ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, पैसा कमाना एक बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, पर पैसे के साथ साथ इज्जत एक वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखो, अगर आपको ये लगता है कि आप कहीं हार रहे हो, तो जो भगवान है ना, जो मैं अभी मंदिर कमरे में बैठा हूँ, जो भगवान है आप पीछे भी देख सकते हो, जो मंदिर है सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो जो भगवान होते हैं ना, मैं भगवान वाली बात करने वाला बंदा हूँ, तो भगवान वाली ही करूँगा, मैं यही करने वाला बंदा हूँ। तो मैं भगवान के ऊपर बहुत मानता हूँ। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको, ठीक है, कि आप किसी भी गॉड को जिसको आप मानते हो उनको मानो और उनको याद करो, आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी अपने आप ही। और ज़िंदगी में और आगे बढ़ो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, ठीक है। ये हमने ज़िंदगी में सीखा है, पर आजकल हम वो चीज़ें भूल रहे हैं। सो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो गाइस। एंड मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और मिलते किसी और वीडियो में, बाय बाय।